पहला जो टॉपिक है बेटा, मैंने आपको कॉस्ट में कॉस्ट का मीनिंग, कॉस्ट के टाइप्स, टोटल, एवरेज, मार्जिनल, तीनों कॉस्ट करवा दिए थे। और लास्ट क्लास में सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ न्यूमेरिकल करवाए थे, राइट। आदित्य भाई पहले बता रहा हूं, 100% एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो उसके लिए प्लीज प्रिपेयर रहिएगा। न्यूमेरिकल पक्का आप दो लेके चलिए आने के चांसेस, बाकी जो भी टेस्ट होने वाला आपका उसमें भी आएंगे, तो प्रिपेयर करके रखना। अब इसमें बेटा छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स बच गए कुछ, जल्दी से फटाफट फिनिश करेंगे। आज का टारगेट है फिनिश करना, शायद एक घंटे से थोड़ा ऊपर नीचे फिनिश हो जाएगा, करते हम क्लास को खत्म करेंगे। संडे आपका रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा, रेवेन्यू तो खत्म हो जाएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जितना खींच पाए उतना खींच देंगे, बाकी फिर देखते हैं। मंडे तक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। मंडे को मैं अनाउंस कर दूंगा टेस्ट कब है, यूनिट नंबर 3 का, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्लियर है, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालो बेटा, जल्दी से बेटा हेडिंग डालेंगे। पेपर के लिए एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट, पेपर के लिए एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। सर एक डाउट है बेटा, एक मिनट बस क्लास के बारे में ना, कंजक से आ जाओ ना। कितने पैसे मिले? 100 रुपए, मुझे भी बुला लेते। अरे भैया सॉरी सॉरी ब्रो, मैंने देखा, मैं कुछ बात कर, पुरानी इधर आओ, इधर इधर आओ। गेट खोलो, बाहर जाओ, दोबारा अंदर आओ, गेट बंद करो बेटा, भेदभाव नहीं हो क्लास में। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे सीढ़ी से नीचे भी उतर के आओ बेटा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा मैं बात कर रहा था इसलिए, ये मैं समझना लड़की देख के पिघल गया, ना 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 ना। हाँ सुहानी जी, बुरा तो नहीं लगा? लगना चाहिए, अगली बार से गेट बंद करना। हेडिंग डालो बेटा, रिलेशनशिप जो तुम्हें नसीब नहीं होगा। कौन बोल रहा है? तू? अच्छा, हेडिंग डालो बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन AC ऑब्लिक AVC एंड MC। शोभित मेरे भाई, क्लास जैसे ही खत्म होने वाली है, प्लीज एक बार चैट पे अपना डाउट लिख दियो, अभी पहले क्लास ले ले, क्लास के बाद तुरंत एक बार ये डाउट पूछ लेना बेटा। पेपर के लिए बेटा प्लीज इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में बहुत बड़ी। क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन AC ऑब्लिक AVC MC, मतलब आपको एग्जाम में ना सुनना, AC का रिलेशनशिप आ सकता है MC के साथ। भाई MC मार्जिनल कॉस्ट है, हाँ मार्जिनल कॉस्ट MC। और AVC का रिलेशनशिप आ सकता है बेटा किसके साथ? MC के साथ। दोनों का रिलेशनशिप एकदम सेम है, तभी AC ऑब्लिक AVC कर दिया। चाहे AC MC का है चाहे AVC MC का है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है? और ये याद रखना, क्योंकि जब मार्केट वाला अगला यूनिट आएगा ना, तो ये बार बार काम आएगा रिलेशनशिप, तो अब इसे याद करके जाना है पक्का। याद क्या, कुछ नहीं करना है, कर्व याद करना है बस, कर्व याद हो गया, रिलेशनशिप आप अपने आप देख लोगे। अब याद है आपको एक कॉमन चीज, लास्ट क्लास बताया था तीनों के कर्व कैसे बनते हैं? ए नलायक, तभी तुझे 20 रुपए मिले। यू शेप कैसा बनते हैं बेटा? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये लास्ट क्लास बताया था मैंने, आज इसका लॉजिक भी दूंगा, बट पहले मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं। और सुहानी जी, एक बार अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आपको अपने आप रिलेशनशिप याद होगा, लर्न कुछ करना नहीं है, ठीक है? वंश ध्यान से देखिए बेटा, पहले बेटा मैंने बनाया एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, बेटा यहां पे AC AVC MC, मैं तीनों साथ में बना रहा हूं, आप चाहो तो AC MC भी बना सकते हो, AVC MC बना सकते हो। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? यूनिट। सबसे पहले तीनों यू से बनेंगे, पहला बनाया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप बनता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके ऊपर बनता है एवरेज कॉस्ट, पर आपको याद है एवरेज कॉस्ट क्योंकि दोनों का सम होता था तो वो इसके ऊपर बनता था नीचे? ऊपर। और
एसी और एवीसी का गैप कॉन्टिन्यूसली क्या होता था, कम, लेकिन क्या कभी वो इंटरसेक्ट करते थे? बेटा मैंने लास्ट क्लास ही लिखवाया था, आप इधर आओ जरा, यहां पे लिखवाया था मैंने, एसी और एवीसी दोनों कॉन्टिन्यूसली अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, बट ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज द गैप बिटवीन देम इज एएफसी, एंड एएफसी कॉन्टिन्यूसली फॉल्स बट नेवर बिकम जीरो। तब ये दोनों पास आएंगे बट मिलेंगे नहीं, जैसे आलोक और आलोक की, वेरी गुड क्रश। बेटा ये बनाया मैंने एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये बन गया एवरेज कॉस्ट। आप देख रहे हो दोनों का गैप कम हो रहा है, लग रहा है कि मिलेंगे बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एसी बनाया, एवीसी बनाया, दोनों बना दिए। अब स्टेप नंबर 3, तुषार भाई दोनों का तुझे बेटा मिनिमम पॉइंट लेना है, दोनों का क्या लेना है, मिनिमम, ठीक है। अब देख लेना ऊपर नीचे ना हो, मिनिमम मेरे हिसाब से ये है बेटा, इसको ये बनाया ऊपर, ये क्या बन गया बेटा, एमसी, दैट्स इट। बस ये ग्राफ आप साइड में बना देना, फिर एक एक ऑप्शन पढ़ते हुए देख लेना क्या हो रहा है। वैसे मैं रिलेशनशिप अब बताता हूं, बताना चालू करूं, एक मिनट पेन रखो, एक मिनट पेन रखो, सुन लिया करो तुम, एक तो ध्यान से सुनना, पहले भूल जाओ कि यहां पे एवरेज कॉस्ट है, हटा दो इसे, ठीक है। पहले मैं पायल रिलेशनशिप बता रहा हूं एवीसी का किसके साथ, और ये रिलेशन याद हो गया तो एवीसी को रिप्लेस करके एसी लिख देना, सेम रिलेशनशिप चलता है। बेटा सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे एमसी और एवीसी क्या है, इक्वल, क्या है, तो मैं 3 स्टेज बनाऊंगा। पहला स्टेज है पॉइंट से पहले, अगर आप पॉइंट से पहले देखो तो पॉइंट से पहले एमसी इज एमसी इज लेस देन एवीसी। बेटा देख रहे हो ऑरेंज वाला कर्व ऊपर है और ग्रीन वाला कर्व नीचे, पॉइंट से पहले एमसी कम है एवीसी ज्यादा है। जब ऐसा होता है तो हमेशा याद रखना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स। आप देख लो पॉइंट से पहले एवीसी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होते हैं, बेटा इस पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। मतलब याद रखना एमसी एवीसी को इंटरसेक्ट करता है एट इट लोएस्ट पॉइंट, एट इट लोएस्ट पॉइंट। और पॉइंट नंबर 3, जब आप इस पॉइंट के बाद देखोगे तो आपको दिखेगा कि एमसी ग्रेटर देन एवीसी हो गया। बेटा पॉइंट के बाद देखो ग्रीन का ऊपर, ऑरेंज का नीचे, यानी पॉइंट के बाद एवीसी क्या करेगा, नालायक राइज, क्या करेगा, राइज। क्या ये तीनों पॉइंट आपको कर्व पे ही दिख रहे हैं, क्लियर है। अच्छा आप ये चाहो तो एसी से भी कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ एवीसी नहीं है, ये हो गया पॉइंट। अब देखो ये वाले पॉइंट से पहले एसी ज्यादा है एमसी कम है, एसी फॉल हो रहा है, फिर एसी मिनिमम है और उसके बाद एसी, तो एवीसी वाला याद करो, एसी एक ही चीज है, दोनों सेम टू सेम है। क्या ये बात समझ आई, कोई दिक्कत, 110%। ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, पेपर में भी आएगा, और मार्केट चैप्टर में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है, जो आपको शायद संडे तो नहीं होगा, मंडे को देखने मिलेगा। मंडे वाले उसमें आपको पता लगेगा कि इसका रेलेवेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत, नोट करो बेटा जल्दी से। मैंने एवीसी के टर्म्स में लिखवाया, आप एसी के टर्म्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साइड में इसके पॉइंट्स लिख रहा हूं जो आपको इसके साथ लिखने हैं। सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना पीछे, थोड़ा बस बस थोड़ा ही समझना है। एवीसी फॉल्स, हाँ। कर लिया नोट, पॉइंट नंबर 1, एसी कॉमा एवीसी and MC are U-shaped curve representing
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, तीनों यू शिफ्ट कब है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से। पॉइंट नंबर 2, when MC decreases, comma, AC and AVC also decreases। बेटा फालतू पॉइंट है दो। मेजर मेन रिलेशन थर्ड से स्टार्ट है, ये तो बस इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। मेन रिलेशनशिप थर्ड से स्टार्ट है, ये तीनों पॉइंट। लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखवाऊंगा, आपको दोनों लैंग्वेज याद रखनी, क्योंकि पेपर में किसी भी तरीके से एमसीक्यू आ सकता है। एक लैंग्वेज तो मैंने ग्राफ में लिखा दी ऐसे वाली, यहां पे देखो कैसे लिखता हूं। थर्ड पॉइंट लिखो, MC कट्स AC ऑब्लिक AVC at their minimum और लोएस्ट पॉइंट। बेटा यहां पे कोई दिक्कत किसी को प्लीज बताइए। एमसी ने एसी एवीसी को जब भी काटा है तो हमेशा उसके लोएस्ट पे काटा है। हंस रहा है तू, अबे घटिया इंसान, सुधर जा। बेटा ऐसा ही होगा, जब भी आपका कटेगा तो आप अपनी लाइफ में लोएस्ट पे होंगे, ठीक है? याद रखियो, जब तुम लोएस्ट पे हो तभी कटेगा तेरा, उसके बाद तेरा हाई स्टार्ट होगा, फिर तू दूसरों का काटेगा। कट, हाँ कट। भाई मैं, तू ज्यादा ग्रामर पे मत देख, मैं मारूंगा तुझे। तू जो इंसल्ट करता है ना मेरी, सिंगल टी लगा ले तू। ये दिखा देता है हर बार कि सर मैं इंग्लिश मीडियम जो, आप हिंदी मीडियम से। बेटा हिंदी में लिख दो कट, कट। हाँ, फोर्थ लिख, बिफोर MC कट सिंगल टी। हाँ ठीक है ना भाई। AC ऑब्लिक AVC, ठीक है। जब MC AC AVC को कट करेगा उससे पहले, बेटा उससे पहले हमेशा याद रखना MC छोटा होगा AC AVC से। आप चेक कर सकते हो, इंटरसेक्ट करने से पहले MC इज लेस देन AVC। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, आफ्टर MC कट्स AC ऑब्लिक AVC, उसके बाद बेटा MC ग्रेटर हो जाता है AC ऑब्लिक AVC से। आई होप यहां तक कोई दिक्कत ना हो। दोनों लैंग्वेज याद रखनी बेटा, ये वाली भी एक लैंग्वेज है, वो वाली भी एक लैंग्वेज है। MC को किसी भी तरीके से आ सकता है, दोनों याद रखिएगा। क्लियर है? बाकी याद तो कुछ करना नहीं, वहां जब क्वेश्चन आए ना इसका, साइड में डायग्राम बना देना, एक एक पॉइंट को रीड करना और उसका आंसर देखना। अरे सुहानी एक चीज ऑब्जर्व करी आपने, मैंने जब भी रिलेशनशिप बताया, जैसे पहला पॉइंट है, जब MC AVC से छोटा है तो AVC क्या करता है? फॉल। उसके बाद AVC क्या होता है? मिनिमम। उसके बाद AVC क्या करता है? ये पूरा रिलेशनशिप मैंने AVC के टर्म्स में दे दिया। अब आपके दिमाग में सर MC के टर्म्स में क्यों नहीं दे सकते? MC के टर्म्स में दो। बेटा इट इज नॉट पॉसिबल। सर क्यों? देखिए देखते हैं। पहला कंडीशन, व्हेन MC इज लेस देन AVC, पहला कंडीशन ये है आद्विक, मतलब पॉइंट से पहले, बेटा पॉइंट से पहले MC क्या कर रहा है बताएगा जरा? पॉइंट से पहले MC क्या कर रहा है? फॉल, मिनिमम, राइज, या तीनों? अबे तीनों। पॉइंट से पहले MC थोड़ा सा फॉल हुआ, मिनिमम होके राइज भी हो गया, तो क्या मैं MC के टर्म्स में रिलेशनशिप एक्यूरेटली दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा ना। हाँ AVC के टर्म्स में दे सकता हूं, पहले फॉल, पॉइंट पे मिनिमम, और पॉइंट के बाद राइज, तभी ये रिलेशनशिप AVC या AC के टर्म्स में जाएगा, ना कि MC के टर्म्स में। आई होप ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? बेटा नोट हो गया ना? बस पहला टॉपिक खत्म, 4 टॉपिक करने थे, पहला टॉपिक खत्म। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 से सितंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इतना इजी है कि क्या ही बताओ, कराने का मन नहीं कर रहा बट कराना पड़ेगा। बेटा जिसने बोला ना मत कराओ, जब तेरे पेपर में आएगा तू मुझे ही गाली देगा। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग। छोटू जो टॉपिक है, 2 टॉपिक है एक्चुअली।
सितंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन बना है, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे पेपर में नहीं बन सकता, कुछ भी बन सकता है बेटा। हेडिंग डालना, दो हेडिंग है, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को ना ऐसे ही लिखना साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में, नॉट वर्सेस, बट हाँ ये थोड़ा सा सिमिलर है बट डिफरेंट है, तभी साथ साथ लिखवा दिया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। तो शायद ध्यान से सुनियो, जय ध्यान से सुनियो। सेमी वेरिएबल तो पता होगा क्या होता है सेमी वेरिएबल? जो थोड़ा सा और थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वेरिएबल होता है और थोड़ा सा फिक्स्ड, बस यही, गलती से बता दिया उसने। बेटा आपको पता है जब ये जियो नहीं आया था उससे पहले, आप तो खैर आपकी जनरेशन तो पता नहीं तब क्या फोन वोन यूज करते थे तुम? 2017 से पहले, 2017 में जियो आया था ना। कैलकुलेट कर ले भाई, होगा तो फिफ्थ सिक्स में, फिफ्थ सिक्स में होंगे तुम लोग। फोन पेरेंट्स के होंगे शायद। चलो अपने पेरेंट्स से पूछना, बेटा पहले ना रिचार्ज पता है कैसे होता था? तुमने वो स्क्रैच करा है कूपन? इतना करे ना, हाँ तो तुम ज्यादा ठीक है, तुम्हारी लास्ट जनरेशन होगी, उसके बाद तो नहीं। वो स्क्रैच करते थे #121, फिर नंबर डालते थे। आदविक कह रहा है मैंने तो बहुत रिचार्ज करे दूसरों के। तू बूढ़ा है, हाँ तूने बोल दिया थे। बेटा पहले ना प्लान आता था, पोस्ट पेड प्लान। पता है पोस्ट पेड प्लान क्या होता? हाँ, पोस्ट पेड प्लान होता था, जैसे मैं, मेरे पास भी पोस्ट पेड था जब जियो नहीं आया था। वो ऐसा कुछ था कि मुझे ना, मैंने एक पैक ले रखा था 500 रुपए का पर मंथ। अब इस पैक में मुझे क्या मिलता था, मुझे वो कहते थे सर देखो इसमें ना आपको, लेट से अज्यूम, हाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 200 मिनट्स का कॉलिंग मिलेगा। 500 रुपए आपको देने, ऐसा ही होता था, 200 250 300 ऐसे मिनट्स, आपको 200 मिनट्स का। वो 2 मिनट्स हो गया। अरे बाबा चल रहा, 200 मिनट का क्या मिलेगा बेटा? कॉलिंग। अब सोचो बेटा इस टाइम पे आशिकों की क्या हालत होती होगी। बेटा मेरा तो पूरी सैलरी निकल जाती थी इसी में। 200 है, 3 घंटे की बात, 3 घंटे तो ऐसे निकल जाते, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने पानी पिया, 3 घंटे तो ऐसे निकल जाएंगे। 200 मिनट की कॉल मिलती थी एक महीने के लिए, एक महीने के लिए। जितना मुझे याद है 100 SMS मिलते थे फॉर 1 मंथ पूरा, और 1 GB डेटा मिलता था फॉर एंटायर मंथ। भाई शायद वोडाफोन था, पता नहीं मुझे, वोडाफोन था शायद, मुझे नहीं पता। अच्छा सुनो ना, सुनो, ये मेरा 500 मिनट्स का, 500 रुपीज का पैकेज था। अब इसमें से पायल जी, मैं 1 मिनट बात करूं या 200 मिनट बात करूं, 500 रुपए का बिल तो मुझे देना ही है, चाहे मैं मेरे बाबू ने खाना खाया ना पूछूं, 500 रुपए तो जाएंगे जाएंगे। इट्स बेटर कि मैं पूछ लूं। तो मैं पूछता था, मैं बोलता था मम्मी अब तो करवा लिया रिचार्ज, अब तो कर पूछना पड़े, मम्मी कहती यूटिलाइज करो। अच्छा अगर कभी मेरे बाबू ने ज्यादा खाना खाया होगा तो मैं ज्यादा बात करूंगा, फिर ज्यादा पूछना पड़ेगा क्या खाया क्या खाया। तो बेटा मुझे इस 200 मिनट की बाउंडेशन को क्रॉस करना पड़ेगा। और इसके बाद कंपनी कहती थी जैसे ही आप इस मिनिमम टारगेट को अचीव कर लोगे तब हम आपकी कॉस्ट करेंगे ₹1 फॉर 30 सेकेंड। क्या भाई? क्योंकि तोतला करके ही बोलते हैं बेटा। पहले बताओ ये समझ आया? शिवानी जी ध्यान से समझना, 200 मिनट्स की 500 रुपए की कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो तो मैं यूज करूं ना करूं वो तो देना ही पड़ेगा। और इस लिमिट के बियॉन्ड कॉस्ट विल बिकम वेरिएबल, मतलब फिर जितना ज्यादा यूज करूंगा उतना ज्यादा कॉस्ट आएगा, जितना कम उतना कम। तो यानी कि ये एक ऐसी कॉस्ट है, मेरा जो पोस्टपेड आता था ना वो एक ऐसी कॉस्ट थी जो सेमी वेरिएबल थी, जिसमें एक कंपोनेंट फिक्स था। कितना फिक्स था? 500 रुपए, वो फिक्स था, और उसके ऊपर जितना भी मिला है दैट इज माई वेरिएबल कॉस्ट। समझ आया सेमी वेरिएबल कॉस्ट? वेरी गुड, क्लियर एकदम। अब सेकंड सुनो,
बेटा कुछ कंपनीज ऐसी थी जो मेरे इस दर्द को समझती थी, मेरे और बाकी जैसे जो आशिक होते थे कि यार ये तो दिक्कत वाली बात है, ऐसे तो यार बेचारा ये तो अपनी पूरी सैलरी निकाल देगा इसमें रिचार्ज करा करा के, अब ना 500 रुपए मेरा उसका भी तो मुझे देना पड़ता था ना, तो मेरे तो डबल बर्डन था। तो कंपनी क्या कहती थी, आपके लिए एक नया प्लान लाते हैं हम, देखो आप सुनो बढ़िया, प्लान का नाम था आशिक प्लान, ओनली फॉर आशिक। वो कहते थे देखो भाई साहब, आप हमें कितने रुपए दो, 500 रुपए, इसमें हम आपको क्या देंगे, 200 मिनट की कॉलिंग, 100 SMS, 1 GB डेटा। सुहानी जी कितने महीने के लिए, 1 मंथ के लिए, कोई दिक्कत। लेकिन अब सुनना, अगर आप 200 रुपए से बाहर जाते हो, 200 मिनट से एक्सीड करते हो, तो पहले हमारी कॉस्ट वेरिएबल हो रही थी, हमने कहा चलो आपके लिए एक नया प्लान लाते हैं। अब जैसे ही आप 200 मिनट के बियॉन्ड जाओगे तो आपके लिए नई रेंज बना देंगे, मतलब फिर आपका प्लान चेंज हो जाएगा कितने में, 700 रुपए वाले में। प्लान कितने का हो जाएगा, 700 रुपए। अब इस प्लान में क्या होगा, इस प्लान में आप 200 मिनट से ज्यादा और 300 मिनट के बीच में कॉल कर सकते हो। मतलब समझना, अगर मैंने 200 मिनट बात करी तो कॉस्ट कितनी आएगी, 500। अगर मैंने 201 मिनट बात करी, 700। और फिर वो 201 से 300 तक क्या रहेगी, कांस्टेंट, वेरी नहीं करेगी, फिर वो 300 तक वो कांस्टेंट रहेगी, 700 रुपए। अगर मैं 300 के, और अगर मैं बहुत बड़े लेवल का आशिक हूं, मतलब आशिकी की सारे हदें पार कर दिए मैंने, तो बेटा फिर आप लो पैकेज 3, जो कितने का है बेटा, 1000 रुपए का मान लिख के चल लो। ठीक है, मैं तो बेटा पैकेज 1 ही लेता था। ठीक है, ये कितने का जाएगा, ये 300 मिनट को एक्सीड करेगा और 500 मिनट तक, मतलब अगर आपके 301 मिनट भी हो गए तो फिर आप 1000 रुपए के पैकेज में आ जाओगे, फिर आप टिल 500 मिनट यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1000 ही देना आपको। जब आपकी कॉस्ट रेंज में होती है, किस में होती है, ये वर्ड क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा, रेंज, यही मेंशन था सितंबर रिटर्न में, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज तक अप टू 200 मिनट्स इट इज फिक्स्ड, इट इज कांस्टेंट। जैसे ही आप एक रेंज से बाहर जाओगे, एकदम से कॉस्ट में राइज आएगा, और अगली रेंज तक क्या होगी, वो कांस्टेंट। सेकंड रेंज तक प्राइस कांस्टेंट है, जैसे आप सेकंड से थर्ड में जाओगे प्राइस एकदम से राइज होगा, फिर थर्ड रेंज में वो क्या होगी, कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड स्टेयर स्टेप, स्टेयर स्टेप बन रहा है ना, दैट्स व्हाई। तो दो कॉस्ट आपको क्लियर है बेटा, वन इज सेमी वेरिएबल, एक पार्ट फिक्स है, उसके बाद कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल। सेकंड क्या होता है, स्टेयर स्टेप वेरिएबल, जहां पे योर कॉस्ट इज फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन रेंज, बट जैसे आप उस रेंज के बियॉन्ड जाओगे कॉस्ट विल इंक्रीज एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर दी सेकंड रेंज, फिर थर्ड रेंज के लिए कांस्टेंट, फोर्थ रेंज के लिए कांस्टेंट। क्या ये बात समझ आई। अब संध्या जी से लिख ले, और इस संध्या जी मजाक कर रहा था मैं आशिकी वाला, कहीं तुम मुझे जो जज कर रहे हो ना, ऐसा इंसान नहीं हूं बेटा मैं, मम्मी मम्मी से बात करता था, मैं दूर रहता था पहले, मम्मी ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। मम्मी, मुझे समझ नहीं आया इन्हें क्या बोला, गंदा जोक था, पक्का गंदा जोक, तो चुप रहे ओ चलो, तुझे 20 रुपए मिले ना, ज्यादा मिले तुझे बेटा, ओवर एक्टिंग के काटने देते थे 10 रुपए। आ जाओ बेटा, लिखे फिर इसे, आ जाओ जल्दी लिखते हैं यार, पहले दोनों का ग्राफ देख लो, ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट टाइम तो ऐसा बोला था कि एक ऐसी कॉस्ट जो अप टू अ सर्टेन रेंज कांस्टेंट होती है और रेंज के बाहर जाके इंक्रीज होती है, उसे क्या बोलते हैं, डैश, स्टेयर स्टेप वेरिएबल। ये क्वेश्चन सितंबर रिटर्न के शायद सेट बी वाले पेपर में था। ठीक है, आ जाओ भाई, डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी, एक्स 0 वाई, सेमी वेरिएबल का डायग्राम बना रहा हूं बेटा। इसका कर्व पता है कैसे बनता है, ऐसा, ये कर्व है इसका, इस कर्व में ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स कॉस्ट को, जो कि कांस्टेंट है, और ये जो ऊपर वाला कर्व है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट को। लिख लेना नीचे, वन पार्ट इज फिक्स्ड
and other part is variable in nature. जैसे पोस्ट पेड का टेलीफोन बिल एग्जांपल अगर आपको याद करने के लिए लिखना हो लिख सकते हो. बट स्टेयर स्टेप में क्या होता है? स्टेयर स्टेप में बेटा सीढ़ियां बना दो आप. भाई क्या है ये? एक्स 0 वाई. बेटा कर्व बनाना देखो कैसे चलेगा, सीढ़ी की तरह. इसका मतलब क्या है? देखो ये है रेंज 1. रेंज 1 तक कांस्टेंट क्या है? रेंज 1 तक कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट. जैसे आप सेकंड में जाओगे तो कॉस्ट में क्या आएगा? राइज. देन सेकंड रेंज तक अगेन इट इज व्हाट? फिर राइज आएगा. थर्ड रेंज तक इट इज कांस्टेंट. फिर राइज आएगा फोर्थ रेंज तक इट इज कांस्टेंट. ऐसे चलता है. मतलब नीचे लिख लो, कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड ओवर अ रेंज of output and after output increase beyond that range comma cost also increase. दो बातें बताई. पहला एसी एवीसी एमसी का रिलेशनशिप सर पीछे क्लियर है एकदम. और दूसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट. क्या यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मीटिंग को रिजॉइन करिए जल्दी से. हाँ हाँ एक सर्टेन फिक्स है यहां से ये वाला पार्ट. हाँ ये वाला पार्ट फिक्स है, उसके बाद से पूरा वेरिएबल. बेटा मीटिंग रिजॉइन कर लेना. वाई एक्सेस क्यों? कर ले यार, तुझे करना है तो. भाई अगर तू प्लान ही नहीं खरीदा तो कॉस्ट तो जीरो होगी ना. व्हेन यूनिट इज जीरो कॉस्ट इज जीरो ना. वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. स्टेयर स्टेप. हाँ तो ऊपर नाम ही तो लिखवाया था पहले. तुझे कोई नाम बना लिख ले, सांप सीढ़ी का बना ले, तो ऊपर बना ले अपने लिए. अब आ जाओ बेटा, चार में से दो टॉपिक हो गए हैं, दो टॉपिक बचे हैं. फ्रेश पेज निकालो, फ्रेश एकदम. कोई नहीं बेटा छोड़ दे, तो फ्रेश ही है. फ्रेश पेज आद्विक, फ्रेश पेज. बेटा पेज को हॉरिजॉन्टल कर लेना. फ्रेश पेज और पेज को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा प्लीज. आई रिपीट, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा फ्रेश पेज निकालिएगा और पेज को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा. फ्रेश पेज, पेज को हॉरिजॉन्टल. ठीक है. अब सबसे पहले लाइन के सेंटर में लिखो प्रोडक्शन फंक्शन. बेटा पढ़ाया ये चैप्टर आपको? पढ़ाया था ना. अभी हम कॉस्ट पे, बट हम ये थोड़ा कनेक्ट है. सर यहां से आपको कम समझ होना स्टार्ट हो जाएगा. सर यहां से कम समझ आएगा, ये पिछले चैप्टर का है. तुषार भाई रिकॉर्डिंग देखी थी आपने? याद है प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप का होता था? दो टाइप, शॉर्ट रन एंड. वेरी गुड बेटा. प्रोडक्शन फंक्शन को दो प्रकार में डिवाइड करिए. सर आप तो कोर्स करा रहे थे सर, कहां चले गए पिछले जन्म में? अभी आते बेटा, कनेक्ट करते आपको. प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप का होता है बेटा. एक होता है शॉर्ट रन, जिसे जिसे प्यार से रिटर्न्स टू अ फैक्टर.
या फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते थे। याद है ना बेटा आपको? हाँ, अगर याद नहीं होगा ना बेटा जहर खिला दूंगा। अंजलि याद है ना बेटा? लग नहीं रहा मुझे याद है तुम्हें शक्ल देख के। शॉर्ट रन, रिटर्न्स ऑफ फैक्टर, वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेकेंड टाइप जो था बेटा वो था लॉन्ग रन, जिसे फिक्स्ड प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू अ स्केल बोलते हैं। इसका एक और नाम था, इसका एक और नाम था जिसने बताया 50 रुपए पेटीएम। मां कसम है कोई पीछे नहीं देखेगा, पीछे नहीं। अबे लिख तो दिया। ये हाँ प्लानिंग होराइजन, अभी दे रहा हूँ क्लास के बाद पक्का। नंबर ही तो दो। भाई कैश नहीं है भाई, कैश खुले नहीं होंगे। तो पापा के नंबर पे करवा दे, मम्मी के नंबर पे करवा दे, कोई भी नंबर। किसी इनके में करवा ले, इनसे ले ले किसी से 50 रुपए, इससे 50 रुपए छीन ली। किसी ने, किसी लड़की ने बोला था कुछ होराइजन था, तब तक उन्होंने बोल दिया। तूने बोला था, सॉरी, मुझे लगा पायल ने बोला था, मुझे लगा पायल ने बोला कुछ होराइजन था, बोला था ना आपने होराइजन था। हाँ इसने भी बोला था कुछ होराइजन था। नहीं नहीं बेटा 50 उसके ही बनेंगे भाई, 5 सिगरेट। चलो अब सुनो सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनना। इसका एक और नाम था प्लानिंग होराइजन, ठीक है। अब बात आती है सर ये आ कहां से गया, कोई नहीं, मैं एक बार रिपीट करो, पहले इसको रिवाइज करो, फिर कॉस्ट में इसका रेलेवेंस समझाता हूं क्या है। बेटा प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप का था, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में लिखना, वैसे मैंने सब कुछ लिखवाया हुआ है, सब कुछ समझाया हुआ है, बस दोबारा पता नहीं क्यों तुम पे भरोसा नहीं इसलिए बता रहा हूं। शॉर्ट रन में लिखना बेटा, यहां पे टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट, इसकी वजह से एटलीस्ट वन फैक्टर क्या रहता है, फिक्स्ड, और टू इंक्रीज प्रोडक्शन अदर फैक्टर्स आर। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा आपके लिए ना मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बेटा शॉर्ट रन होता है ना जहां पे टाइम पीरियड बहुत कम है। अब मेरी बात समझ, मान ले बेटा मैं गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा हूं, ये पेन बना रहा हूं। पेन बनाने के लिए मेरे पास दो चीजें, एक है मशीन और एक है लेबर। अगर मुझे पेन की प्रोडक्शन को कल इंक्रीज करना है, कल, क्या मैं कल के कल 10 लाख रुपए का नया मशीनरी लेकर आ सकता हूं? भाई मशीनरी एक एक्सपेंसिव फैक्टर है ना। शॉर्ट रन में टाइम इतना कम होता है कि आप कुछ एक्सपेंसिव फैक्टर को चेंज, दैट्स व्हाई एटलीस्ट वन फैक्टर विल रिमेन फिक्स्ड। लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ानी है, तो बेटा पता है क्या ऑप्शन है, कि मैं लेबर बढ़ाऊंगा, मैं लेबर से ओवर टाइम करवाऊंगा, कुछ और करवाऊंगा। तो शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट, एज अ रिजल्ट कुछ फैक्टर जो है, जो एक्सपेंसिव है, वो फिक्स रहते हैं, और टू इंक्रीज प्रोडक्शन अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल। बट इन केस ऑफ लॉन्ग रन, आप याद करो बेटा, लॉन्ग रन में टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग। अरे यार अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा कल नहीं बढ़ानी, 10 साल बाद प्रोडक्शन बढ़ानी, 10 साल बाद। बेटा क्या 10 साल तक तू सेव करके नई मशीनरी के पैसे नहीं ला सकता? ला सकता है ना। लॉन्ग रन में टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, एज अ रिजल्ट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सर समझ आया आपको? वेरी गुड बेटा। ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन नेचर। तुषार मेरे भाई कोई दिक्कत? तुषार रिकॉर्डिंग में सुना था ना बेटा तूने? बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर इसका कॉस्ट का रेलेवेंस क्या है? अब देखो बेटा कॉस्ट का रेलेवेंस, बेटा इसी के नीचे लाइन के सेंटर में अब आप लिखो कॉस्ट। बेटा कॉस्ट को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए जल्दी से। सुहानी जी, एक होती है शॉर्ट रन की कॉस्ट और एक होती है लॉन्ग रन की कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है।
अभी तक मैंने आपको जितनी भी कॉस्ट पढ़ाई, कितनी कॉस्ट पढ़ाई थी? टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स, एवरेज वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अभी तक हमने 7 कॉस्ट पढ़ी, सातों की सातों पता है कौन सी है? शॉर्ट रन। कौन सी है? और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉन्ग रन। पर पहले पहले मैं शॉर्ट रन बना दूं सारी एक साथ, दोबारा से आपके रिवीजन के लिए दोबारा बनाने सारी की सारी, ठीक है, ताकि हम डिफरेंस क्रिएट कर पाए अच्छे से। तो आप हाफ हाफ कर लेना, ठीक है? लॉन्ग रन के लिए आधा, शॉर्ट रन का आधा। शॉर्ट रन में 3 कॉस्ट बनाएंगे फटाफट, साथ साथ बनाना बेटा जल्दी। 1 2 3। सबसे पहले कौन सी आएगी बेटा? टोटल कॉस्ट। फिर क्या आएगा बेटा? एवरेज कॉस्ट। फिर क्या आएगा बेटा? मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया था 2 पार्ट होते हैं टोटल कॉस्ट के, एक होता है टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एक होता है, और एमसी तो एमसी रहता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं था। अगर मैं कर्व्स की बात करूं, जल्दी यार कर्व्स भी आप साथ साथ बनाओ फटाफट, इसमें मुझे कुछ नया बताना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। इनकेस अगर आपको डाउट हो कर्व में कोई तो दोबारा आप पूछ सकते हो, बट मैंने सारे कर्व बता दिए ऑलरेडी। जल्दी जल्दी बना के दिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले x0y, यहां पे बना रहा हूं टीसी, यहां पे बना रहा हूं यूनिट्स। कैसे बनते थे कर्व? बेटा एक मिनट देखना, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा बनता है जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा बनता है बेटा? इनवर्स है। कैसा बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि इसकी अमाउंट हमेशा फिक्स्ड होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनता था ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए, हरीश, हरीश कैसा? ओरिजिन से स्टार्ट टीवीसी कैसा? इनवर्स, इनवर्स एस शेप। इसके 50 रुपए कैंसिल बेटा, अब इसे 25 रुपए मिलेंगे, इतनी गंदी बात करने के। अच्छा नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट हमेशा टीएफसी से स्टार्ट होगा, इनवर्स एस शेप टोटल कॉस्ट। आपको याद है ना, ये दोनों हमेशा पैरेलल होते हैं क्योंकि इनके बीच का गैप क्या होता है? और टीएफसी हमेशा क्या होता है? सब बना रखा है यार आपने, सब बना रखा है। नीचे मैं लिख भी देता हूं, टीसी इज इनवर्स एच। सर आप दोबारा क्यों बता रहे हो बेटा? तभी तो आप लॉन्ग रन वालों को कंपेयर कर पाओगे ना, इसलिए बता रहा हूं। टीसी इज इनवर्स एच शेप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा एवरेज वाले बनाते बेटा, एवरेज वाले अभी बनाए थे। पहले बनाएंगा मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एएफसी बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर सेकंड बनाऊंगा एवीसी, कैसा बनता है? यू शेप्ड। और इसके ऊपर जब हम एसी बनाएंगे तो एसी सबसे ऊपर बनेगा, इनके बीच का गैप क्या होगा? फॉल। पर क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे? अभी बताया था रिलेशनशिप में, ये एसी बन गया। नीचे लिख देता हूं, एसी इज यू शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। अद्विक कोई डाउट? मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है बेटा? यू शेप। एमसी भी यू शेप बनता है। सर ये बताया तो है सारा, क्यों बार बार बता रहे हो? ऐसे बेटा मजा आ रहा है तुम्हारा टाइम खराब। लिख लो बेटा, एमसी इज यू शेप कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस ये शॉर्ट रन हो गया, खत्म।
शॉर्ट रन हो गया, खत्म 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 खत्म। अब आता है मेन जो मुझे बताना है, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन को समझाने के लिए पहले शॉर्ट रन लिखवाया ताकि आप डिफरेंशिएट आराम से कर पाओ। सिर्फ 3 डिफरेंस है, सिर्फ कितने डिफरेंस है? 3। पहले लॉन्ग रन में भी 3 पार्ट डिवाइड करो बेटा, सेम, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंस नंबर 1 आइडेंटिफाई करने के लिए हम शॉर्ट रन के कॉस्ट के आगे एस लगाते हैं बेटा। तो ये क्या बनेगा? एसटीसी, एसएसी और एसएमसी। एस स्टैंड फॉर शॉर्ट रन। दूसरा, लॉन्ग रन के आगे क्या लगाएंगे? एल लगा दो बेटा। फिर क्या कह रहे हो? लगे हुए, लगे हुए बेटा। एल लॉन्ग रन का टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन का मार्जिन कॉस्ट। पहला डिफरेंस क्लियर है? वहां पे शॉर्ट रन में एस रिप्रेजेंट होता है, वहां पे एल रिप्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट सुहानी जी, इसको ध्यान से सुनना बेटा। शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट, एटलीस्ट एक फैक्टर क्या रहेगा? फिक्स, अदर आर। अरे क्योंकि एक फैक्टर फिक्स बाकी वेरिएबल है, तभी तो मैंने कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करा। जो फिक्स फैक्टर पे कॉस्ट लगेगी वो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल पे वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन में ऑल दी फैक्टर्स आर। तो बेटा क्या यहां पे कोई फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी? अबे लॉन्ग रन में तो रेंट भी बढ़ेगा, लॉन्ग रन में तो सैलरी भी बढ़ेगी। तो दूसरा डिफरेंस ये है सोनी जी, शॉर्ट रन में जो टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी होता है, यहां पे कोई फिक्स और वेरिएबल का डिफरेंशिएट, यहां पे ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। यहां पे 3 ही कॉस्ट है, शॉर्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन में कोई फिक्स वेरिएबल का डिफरेंस नहीं है। बात समझ आई? तो अगर पेपर में आपको ये डिवीजन दे रहा है ना, तो समझ जाना शॉर्ट रन कॉस्ट की बात कर रहा है। लॉन्ग रन में तो कोई डिवीजन नहीं होता। और इसी से तीसरी बात, एक बात बताओ, यहां पे शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है या ऊपर से? टोटल कॉस्ट ऊपर से। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे टीसी किसके इक्वल होता है? टीएफसी के। क्योंकि बेटा शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट होती थी, तो टोटल कॉस्ट जो है वो ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होता था बिकॉज ऑफ द फिक्स पार्ट। लेकिन क्योंकि लॉन्ग रन में कोई वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं है, ओ सॉरी, कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, तो वहां पे जो टोटल कॉस्ट होगा ना वो बनेगा बिल्कुल सेम, बस स्टार्ट होगा फ्रॉम दी ओरिजिन। सर क्या मतलब? मतलब मैं जब बना के दिखा दो आपको कर्व, बेटा एकदम सिंपल है, तुम्हें ऑलरेडी आते हैं बनाने, कुछ नया, कुछ मैथ्स नहीं है इसमें। सारे कर्व वही बनेंगे, इनवर्स एस शेप, यू शेप, यू शेप। बस जो टोटल कॉस्ट बनेगा वो ऊपर की जगह ओरिजिन से बनेगा। जल्दी से तीनों कर्व बनाओ फटाफट। एक्स जीरो वाई, बेटा लॉन्ग रन का टोटल कॉस्ट कैसा बनेगा? अरे ओरिजिन से बना देना इनवर्स एस शेप। ये क्या बना है? ये है एल टी सी। यू शेप ये क्या है? एल ए सी। अगेन यू शेप ये क्या है? एल एम सी। सेम बन रहे हैं बिल्कुल, कर्व में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है सोनी जी, 3 डिफरेंस याद रहेंगे। पायल जी 3 डिफरेंस, पहला वहां पे एस रिप्रेजेंट होता है, यहां पे एल। दूसरा वहां पे फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिवीजन होता है, यहां पे कोई डिवीजन, क्योंकि ऑल दी कॉस्ट आर, क्योंकि ऑल दी कॉस्ट आर वेरिएबल। तो यहां पे जो टोटल कॉस्ट है वो ऊपर से बनना था ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। यहां का टोटल कॉस्ट कहां से बनेगा? ओरिजिन। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया, मान लो ये रहा, आद्विक ध्यान से देख के बताइए बेटा,
आद्विक, ये क्या है बेटा? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। ये क्या है बेटा? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लेकिन अगर सिर्फ ये लिख दिया, अब बताएगा शॉर्ट रन है लॉन्ग रन? ये शॉर्ट रन है क्योंकि कहां से स्टार्ट हुआ है? एलटीसी तो हो ही नहीं सकता ना। तो अब देख लेना बेटा, अगर मेंशन नहीं है तो प्लीज एक बार फोकस कर लेना कि वो ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं हो रहा। ओरिजिन से अगर टोटल कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो लॉन्ग रन का है। वो तो फॉल्स था, फॉल्स था, वो एलटीसी पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और लिख लो बेटा, लास्ट पॉइंट लिखो, एलटीसी इज inverse S shaped starting from the origin due to law of, क्या लिखो? ड्यू टू लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बेटा वहां पे तो वेरिएबल प्रोपोर्शन था, यहां पे तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है यार। अगेन ये भी लिख लो, एल ए सी यू शेप्ड होता है, और लिख देना ड्यू टू लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एल एम सी यू शेप्ड होता है, अगेन ड्यू टू लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत? तो शायद चार डिफरेंस, यहां एस यहां एल। फिक्स वेरिएबल का डिवीजन, फिक्स वेरिएबल का डिवीजन नहीं होता, सारे वेरिएबल होते हैं। यहां पे टोटल कॉस्ट ओरिजिन से ऊपर बनता है, यहां पे टोटल कॉस्ट ओरिजिन से बनता है। यहां पे सबके कर्व के रीजन होता है लॉ ऑफ वेरिएशन, यहां लॉजिक होता है लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। दैट्स इट, ये आपके लॉन्ग रन के कर्व है। अब इसमें से स्टार बना लो एल ए सी को। चार टॉपिक बताए थे, तीन हो गए, लास्ट टॉपिक बचा एल ए सी। चार्ट बन गया आपका ऐसा। बस अब नेक्स्ट पेज निकालो। अगर किसी के बच्चे का पहले कोई पेज बोल रहे थे कुछ आधा बचा हुआ है, अगर आधा बचा हुआ है, आधा प्रॉपर आधा, तो आप उसी पेज पे आ जाना, अदरवाइज आगे पेज निकाल लेना। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लास्ट टॉपिक खत्म बेटा, फ्रेश पेज अब निकालना है। वो चार्ट खत्म हो गया, फ्रेश पेज। इसमें मत कर बेटा, नहीं आएगा, हॉट पॉट हो जाएगा। एटलीस्ट आधा बचा होना चाहिए, एटलीस्ट आधा। ठीक है ना, आधे से भी थोड़ा कम है तो मत करना, हॉच पॉच हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर समझ भी नहीं आएगा बाद में। हेडिंग डालो बेटा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC। सर बाकी बेटा, बाकी आपके सिलेबस में इतना नहीं है, जो बताया वही है। हाँ LAC पे थोड़े इंटरनली क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर थोड़े से नोट लिखवा दूं आपको। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ध्यान बताने का है तुम्हारा। अबे भाई लॉन्ग रन में क्यों एवरेज फिक्स कर रहा है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसे हम प्यार से LAC बोलते हैं बेटा, और करके लिखो। इसका पेपर में एक और नाम आता है बेटा, दिस इज ऑल्सो नोन एज एनवलप कर्व। और करके लिखो बेटा, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व। एनवलप कर्व से नाम आता है पेपर में MCQ। एनवलप कर्व इज डैश, इट इज LAC। सुहानी जी क्या होता है ये? LAC, एनवलप कर्व, प्लानिंग कर्व, सारे एक ही है।
और पेन रख दो बेटा, वरना तुम फिर ब्लंडर कर दोगे नोट्स में दोबारा। पहले ध्यान से सुनना है, पूरे पेज में पूरा भर के डायग्राम बनाना अच्छे से। और अभी तो कुछ बनाने नहीं, पहले रुक जाओ, पूरे मुझे लिखने दो, समझाने दो, ताकि आपके नोट्स खराब ना हो। अब मैं आपके सामने एलएसी बना के दिखा रहा हूं। आप कहोगे सर एलएसी में क्या बताना, आपने सर अभी बताया तो यू शेप बनता है लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन की वजह से। थोड़ा डिटेल में बेटा, ये एक्स है, ये 0 है, ये वाई है। पहला पॉइंट, एलएसी बनता है सीरीज ऑफ एसएसी से। एलएसी बनता है किससे? सीरीज ऑफ एसए। मतलब एक एलएसी को बनाने के लिए आपको मल्टीपल शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट लेने पड़ेंगे। अब शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट भी यू शेप बनते हैं, तो बनता कैसे देखो, आप यू शेप लोगे बेटा, SAC1, ठीक है छोटू, SAC सीरीज ऑफ एसएसी लगा दी। और जब आप सीरीज ऑफ एसएसी को कंबाइन करते हो तो बनता है क्या? पहले बताओ कोई दिक्कत? पहला पॉइंट साइड में लिखा रहा हूं बेटा, कैसे बनता है, ये एमसीक्यूज है तुम्हारे पेपर के। ये क्या होता है? सीरीज ऑफ। दूसरा पॉइंट ये बताता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। बेटा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट का मतलब क्या है? ये हमें लॉन्ग रन में वो पॉइंट बताएगा जहां पर हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, मिनिमम, जहां पे कॉस्ट ऑफ इनपुट इज मिनिमम। तो एक प्रोड्यूसर के लिए तो सबसे फेवरेबल यही पॉइंट है ना, जहां पे उसकी कॉस्ट मिनिमम लग रही है। समझ आ रही बात? तो ये जो है आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट बताएगा। अब 3 स्टेजेस सुनना इसकी ध्यान से। अगर आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहला पॉइंट बेटा, LAC इज फॉलिंग। तो पहला पॉइंट लिखूंगा मैं, LAC इज फॉलिंग व्हेन इट इज टेंजेंट टू फॉलिंग पार्ट ऑफ SAC। आप कर्व को ध्यान से देखो बेटा, जब LAC SAC के फॉलिंग पार्ट को टच करते हुए जा रहा है तो LAC भी क्या करेगा? फॉल। तो पहला पॉइंट, LAC फॉल करता है व्हेन इट इज टेंडेंट टू फॉलिंग पार्ट ऑफ SAC। दूसरा पॉइंट, इस स्टेज के लिए, अब ये एक प्रोड्यूसर के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, उसकी तो लॉन्ग रन में कॉस्ट कम हो रही है, इट इज गुड ना, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है बेटा। इसीलिए इससे बोलते हैं, इस स्टेज का नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ, बेटा फैक्टर क्यों लगेगा, तू लॉन्ग रन में है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। अब ध्यान से सोच के बताना, क्या मैंने आपको प्रोडक्शन में लॉन्ग रन की लॉ पढ़ाई थी? घंटा, हाँ, लॉ ऑफ एक्सप्लोशन। मुझे भरोसा है तुम्हें घंटा कुछ याद नहीं होगा। उस लॉ के कोई 3 स्टेजेस बताओ पहले मुझे। 3 स्टेज होते थे, हाँ वो मैंने बता दिया, 3 होते हैं। नाम नाम नाम, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और डिक्रीजिंग। बेटा लॉ ऑफ फिक्स वेरिएबल प्रोपोर्शन थी ना, उसमें होता था इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अगर आपको याद नहीं आ रहा बेटा, तो पहले तो आप बहुत सही जा रहे हो, क्लियर है फाउंडेशन इसी वाले टाइम में, ये गारंटी मेरी। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने पढ़ाया था, कहीं तुम मुझ पे डाउट करो। अरे सर ये रहा बेटा, दिख रहा है बेटा, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, 3 स्टेज है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। लॉन्ग रन की लॉ होती है। यहां पे A प्लस बी क्या होता है? ग्रेटर देन, मतलब आप जितना इनपुट लगा रहे हो आउटपुट उससे ज्यादा। इनपुट इंक्रीज बाय 10%, आउटपुट इंक्रीज बाय 11। कांस्टेंट में जितना इनपुट उतना आउटपुट, और डिक्रीजिंग में जितना इनपुट डाल रहे हो उससे। अब ये जो है ना, मैंने आपको एक और तरीका बता दिया है। मतलब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना सुहानी बेटा, पेपर में क्वेश्चन आया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल डैश, ऑप्शन नंबर ए, जहां पे इनपुट जितना लगाओगे उससे ज्यादा आउटपुट निकलेगा, ट्रू या फॉल्स?
ट्रू, जितना इनपुट लगाओगे उससे ज्यादा आउटपुट निकलेगा, ट्रू। सेकंड, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज दैट सिचुएशन जहां पे आपका एलएसी फॉल करता है, ट्रू। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की दो डेफिनेशन है। प्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या पढ़ाई थी कि सर जब आप इनपुट जितना लगाते हो उससे ज्यादा आउटपुट निकलता है। अब कॉस्ट में एक नई डेफिनेशन लगाई, जब आप इनपुट लगाओगे उससे ज्यादा आउटपुट निकलेगा, अरे तब आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, कम ही तो होगा। तभी इट इज ऑल्सो नोन एज दैट सिचुएशन वेयर एलएसी फॉल्स। कोई दिक्कत? तो जब एलएसी फॉल होता है इट इज टेंडेंट टू फॉलिंग पार्ट ऑफ एसएसी। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और इसी स्टेज का एक और नाम है जो पेपर में बहुत फेमसली आता है, दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा इसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या लगती है, कम। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है कौन सी कंट्री उठाती है, चाइना। चाइना इतने मास लेवल पे प्रोडक्शन करती है ना कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है। तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो आप चाइना की इंडस्ट्रीज में चले जाओ, इतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाएंगे। आपको समझ आ रही है बात? जितना ज्यादा बनाओगे पर यूनिट कॉस्ट तो कम लगेगी ना। बेटा इंडिया ना अभी एक कुछ सेक्टर्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेहतर कर रही है, कुछ में करना है। जैसे पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में अभी इंडिया को इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं हो पा रहा। वो कर रही है एफर्ट्स, बट अभी हम इतना डेवलप नहीं हुए कि हम पावर सेक्टर में इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाए। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कुछ सेक्टर में इंडिया है, कुछ में नहीं है, बट चाइना मेजॉरिटी में इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चलता है। क्योंकि वो भाई आपको पता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था उसने पहले, हम अपना एग्रीकल्चर ही सुधारते रह गए। वहां पे उस टाइम पे एक मिनिस्टर था, आपने शायद पता नहीं इंडियन माओ करके एक बंदा था, उस टाइम पे माओ था, उसने 1965 में पढ़ा था जीएपी, जीपीओ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ, जीएपी, है ना, 3-4 पॉलिसी आता है रैपिड है, उसने थोड़ा उनको एक बूस्टअप दे दिया था उसी टाइम। हम एग्रीकल्चर ही करते रह गए उस टाइम पे, वो इंडस्ट्रीज को उन्होंने क्रैक कर लिया। अब जब हम इंडस्ट्री में अब आ रहे हैं तो हमें टाइम लगेगा ना, हम उनसे ऑलरेडी 20-25 साल पीछे चले गए, तो हमें लगेगा टाइम, बट हम भी अचीव कर लेंगे बहुत जल्दी। क्लियर है? अच्छा, तो ये बात हो गई डन, यहां तक कोई दिक्कत? सेकेंड स्टेज को भी मैं छोड़ रहा हूं, मैं सीधा थर्ड पे आ रहा हूं। बिल्कुल उल्टा करना बेटा, ये वाला स्टेज। सबसे पहले एलएसी इज राइजिंग, बेटा एलएसी इज व्हेन इट इज टेंजेंट टू राइजिंग पोर्शन ऑफ एसएसी। कोई दिक्कत? बेटा इसको बोलते हैं क्या, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता था, आप जितना इनपुट लगा रहे हो प्रोपोर्शनेटली उससे कम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट आपकी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, ज्यादा। और ये एक प्रोड्यूसर के लिए अनफेवरेबल होता है, वो नहीं चाहता ऐसा हो। और इसी सिचुएशन को एक और नाम से बोलते हैं विच इज कॉल्ड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं बेटा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जो सेकंड पॉइंट मैंने मिस कर दिया था बेटा, इस पॉइंट पे एलएसी इज, क्योंकि वो एसएसी मिनिमम पे है, मिनिमम एसएसी पे एलएसी भी मिनिमम होगा। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और यहां पर इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज क्या होती है। और एक प्रोड्यूसर हमेशा इकोनॉमीज पे रहना चाहता है, सेकेंड स्टेज पे रहना चाहता है, बट वो थर्ड स्टेज पे जाना नहीं चाहता, उसके लिए थोड़ा अनफेवरेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? याद रखना बेटा, 2 पॉइंट उधर लिखवाए, 3 पॉइंट ये लिखवाए। इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग की 2 डेफिनेशन है, प्रोडक्शन वाली अलग, एलएसी वाली अलग। दोनों याद रखना, पेपर में ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ना, जल्दीबाजी में मत कर देना कि एक ही पे टिक लगा दिया। पढ़ लेना कि दोनों डेफिनेशन के टर्म्स में तो नहीं दिया, फिर बोथ ए एंड बी पे लगाना पड़ेगा। चलो अब आप इसे नोट कर लीजिए, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। खत्म हो गया, जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी, एक एक करके। हाँ बेटा, एलएसी के बढ़ने से प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन मैंने कब बोला कम हो रहा है,
वो जब बढ़ता है तब क्या होता है, तू जितना इनपुट लगा रहा है, इनपुट तूने बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन प्रपोर्शनेटली कम बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम नहीं होगा। मतलब तू 10 लेबर लगा रहा है, तो पहले 10 लेबर 100 यूनिट बना रहे थे, तो 10 लेबर यूनिट ज्यादा बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन कम से बढ़ेगा। पहले 10 से 100 से बढ़ रहा था, अब 90 से बढ़ रहा है, मतलब उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा, एक पर यूनिट कॉस्ट एक लेवल के आगे बढ़ने लग जाएगा। तो इट इज फेवरेबल फॉर द प्रोड्यूसर कि वो सेकंड फेज तक ही आके रुक जाए, उसके आगे ना जाए। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट? अनस भाई आप भी कुछ पूछ रहे थे। ये तो शॉर्ट रन के बेटा, ये एक ही कंपनी एक ही है, उसका पहला शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा, ऐसे मल्टीपल एसएसी को ऑब्जर्व करके एक एलएसी बनता है। ये अलग अलग, ये मान ले फॉर एग्जांपल ये उसने एक एक साल का बनाया, पहले 1 साल का, फिर 2 साल का, तीसरे साल का, फिर ऐसे 10 साल का क्यूमुलेट करके एक एलएसी बनेगा। लॉन्ग रन में बस जितना बताया उतना इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में 2 ही टॉपिक हुए लॉन्ग रन के, बस उतना ही पढ़ा है। लॉन्ग रन में कुछ है ही नहीं भाई, यही है, एलएसी है पूरा, आपके में शॉर्ट रन ओरिएंटेड आता है। एलटीसी एलएमसी कुछ नहीं, सिर्फ ओनली एलएसी के बारे में भाई। क्या? नहीं मैंने नहीं बोला था भाई, तुझे गाना है तो तू गा सकता है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी को कोई डाउट? भवनीश, ईशान, गौरिका, तरुण, सर आपको कोई डाउट? थोड़ा थोड़ा समझ आया सर, बस इतना ही चाहिए था। ये लास्ट के 2 वाले पार्ट तेरे को कम समझ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नोट और लिखवाना है, जल्दी से नोट कर लो, वो नोट लिख लेना, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा ना अगले मंडे जो बताऊंगा, उसमें वो क्वेश्चन आएगा, पेपर में भी क्वेश्चन आएगा। अभी जो नोट लिखवाऊंगा उसका, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, बस एक नोट लिखवाना है, चैप्टर खत्म। बेटा संडे को आपकी क्लास है, क्लास का टाइम आपको कल रात को पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी 12 बजे या 11 बजे सुबह। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल होंगे, जो आपको ठीक लग रहा है आप आ जाना। आई प्रेफर कि आप ऑफलाइन आइए, क्योंकि मैं भी आऊंगा, तो प्लीज आ जाइएगा, ऐसा ना हो कोई आया नहीं है, मैं अकेला पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो बस रेवेन्यू करेंगे उस दिन। अब एक नोट लिखवाना है, पहले नोट जल्दी से नोट कर लो। नोट भाई आपको एक ऐसे टॉपिक का है जो कॉस्ट से रिलेटेड है, मतलब इस टॉपिक का नहीं, कॉस्ट से रिलेटेड है पूरा। हाँ, कॉस्ट और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये नोट जो मैं लिखवाऊंगा ये पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से रखिएगा, याद भी कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, सब कुछ। इकोनॉमीज इज इक्वल टू डिसइकोनॉमीज। हो गया भाई? हो गया? आगे बढ़ू? अब देखो बेटा, एक सुपर इंपॉर्टेंट नोट है, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है, अलग से नोट दे देना। कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है, उससे कुछ कनेक्टेड नहीं है, अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। सबसे पहली बात, वंश बेटा डिमिनिशिंग
ये वर्ड कौन सी लॉ में सुना था तूने? अबे वो तो लॉ ऑफ डीएम होता, ठीक है। यहां पे लॉन्ग रन की एक लॉ थी, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन, और एक शॉर्ट लॉन्ग रन की लॉ थी, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। दो लॉ थी, इसमें भी 3 स्टेज थी, इसमें भी 3 थे। डिमिनिशिंग वाली कौन सी स्टेज थी? शॉर्ट रन की सेकंड स्टेज। लॉन्ग रन की 3 स्टेज कौन सी थी? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। यहां तो डिमिनिशिंग होता ही नहीं है। डिमिनिशिंग कहां होता था? वेरिएबल प्रोपोर्शन की सेकंड स्टेज में, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अगर आपको याद हो, सेकंड स्टेज में टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। सेकंड स्टेज में टीपी इंक्रीज एट, एज अ रिजल्ट एमपी एंड एपी बोथ फॉल्स। एमपी फॉल ज्यादा एज कंपेयर टू एपी। ये स्टेज एंड होती है जब टीपी मैक्सिमम एमपी 0 होता था, याद है ना बेटा? जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन सेकेंड स्टेज में, आपको याद है ना, फॉल होता है, उसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। आई रिपीट, जिस लेवल पे आपका एमपी, एमपी का कर्व याद करो। अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल याद दिखा देता हूं मेरे को, लॉ 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 लॉ, ये रहा, इधर आओ। ये कर्व याद है बेटा आपको? चला गया, वेरी गुड। ये कर्व याद है आप? कहते हैं एमपी का मैक्सिमम पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद एमपी यहां से लेके कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है? जैसे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद वो फॉल करेगा, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। अगर एक्सप्लेनेशन में, शेड्यूल में देखो, शेड्यूल में देखो, एमपी पहले कितना था? 100, फिर कितना हुआ? 110 से, 120 से। तो जो 120 से 110 पहली बार फॉल करा ना, तो यानी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न 3 to 4 है। कितना है? 3 to 3 यूनिट से 4 यूनिट पे वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आया। अब पेपर में क्वेश्चन क्या जाएगा, सुन लो। आपको यूनिट दिए होंगे, टीपी दिया होगा, आपको बोलेगा भैया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न निकालो कहां से। तो टीपी से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एमपी। एमपी निकाला, अब एमपी को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। पहले राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा। जैसे ही वो 120 से 110 पहली बार फॉल होगा, तो आप बोलोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स बिगिंस फ्रॉम थर्ड यूनिट टू फोर्थ यूनिट, 3 to 4 यूनिट। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? पक्का? मतलब अगर आप देखो एक्सप्लेनेशन में भी आप देख रहे हो यहां पे, एज अ रिजल्ट एमपी एंड एपी बोथ, तो यहां पे जैसे ही फॉल हुआ, यहीं पे क्या आ गई? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। बेटा बस ये सेकंड स्टेज का एक पॉइंट है, उसके बाद डिमिनिश होता रहता है, लेकिन इनिशिएट कहां से हुआ? थर्ड यूनिट से हुआ ना, तो 3 to 4 में हम बोलेंगे हुआ है। अब इसमें कैच क्या है बेटा? इसका कैच ये है कि जब एमपी फॉल होता है, या तो तब ले लो बेटा, और करके लिख लेना, जब मार्जिनल कॉस्ट राइज होता है, उसे भी बोलते हैं। या तो एमपी फॉल हो जाए, और इसका उल्टा, या तो एमसी राइज हो जाए, दोनों को डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न बोलते हैं। अब आपको जब क्वेश्चन आएगा, तो पहले चेक करना कि वो यूनिट्स के साथ टोटल प्रोडक्शन दिया है या टोटल कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन दिया है, तो यू फर्स्ट यू हैव टू कंप्यूट एमपी, फिर देखना एमपी फॉल कहां से हो रहा है। और अगर कॉस्ट का क्वेश्चन है, तो पहले देखना टीसी से एमसी निकाला, अब एमसी पहले फॉल कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, एक पॉइंट आएगा जब एमसी क्या करेगा? राइज। उस राइजिंग पॉइंट से डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट होगा। ये दोनों एक ही है। क्वेश्चन अब आपको प्रोडक्शन के टर्म्स में आएगा, तो देखना एमपी फॉल कब हो रहा है, कॉस्ट के टर्म्स में आएगा तो एमसी राइज कब हो रहा है। क्या ये बात समझ आई? क्वेश्चन पक्का आएगा, टेस्ट में तो आएगा ही, मैं बता रहा हूं अभी, और पेपर में बहुत बार आया हुआ है। कोई दिक्कत? पक्का 100%? आपको मैंने कॉस्ट के न्यूमेरिकल करवाए थे ना? अच्छा इस वाले न्यूमेरिकल में आना जरा।
न्यूमेरिकल में आना, ये रहा न्यूमेरिकल पहला वाला। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न कहां से स्टार्ट होगा। टीसी दिया था मैंने, सबसे पहले लास्ट में क्या निकाल लिया, एमसी। अब देखो एमसी कॉस्ट के टर्म्स में फॉल हो रहा था, राइज राइज। अब देखो क्या होगा, 20 20 15 10, अभी तक फॉल करा है। और 10 के बाद क्या हुआ, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कहां से, 4 to 5, कहां से 4 to 5, दैट्स इट। अगर ये प्रोडक्शन का क्वेश्चन होता तो मैं फॉल देखता। क्या ये बात समझ आई बेटा, नोट देख लेना अच्छे से। दैट्स इट फॉर टुडे, चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप अब जा सकते हैं। संडे को मिलते हैं रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए। संडे का टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा कल रात तक, मोस्ट प्रोबेबली इट इज 11 और 12। बस किसका